स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। एक ही वीडियो में हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो वो सारी आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि पीरियोडिक टेबल जो है यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करना क्यों ज़रूरी था। तो देखिए, तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए एक समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया तथा अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था को ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है। इतिहास में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, ठीक है, जिनमें सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने, ठीक है। उसके बाद आए न्यूलैंड्स ने, और उसके बाद फिर मेंडलीफ साहब आए, और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी दिया था आपका मोसले साहब ने। तो हम लोग सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हम बात कर लें डोबेराइनर की या फिर न्यूलैंड्स की या फिर मेंडलीफ की, तो इन सभी ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था, या यूँ कह लें कि तत्वों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डोबेराइनर का, ठीक है, यानी कि डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। तो देखिए, डोबेराइनर की बात करें तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा, और इस समूह को ही त्रिक कहा गया, ठीक है। डोबेराइनर ने समूह में तीन तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया था, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर था। जैसे हम बात करें, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो इन्होंने इसको इस क्रम में व्यवस्थित किया, जो मध्य का जो एटम था उसका एटॉमिक मास आपका पहला और तीसरा जो एटम था उसके एटॉमिक मास के लगभग एवरेज था। जैसे सोडियम का 23 औसत 23 परमाणु द्रव्यमान होता है, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है। तो इस तरह से इन्होंने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था। अब इनके सिद्धांत में भी बहुत सारी कमियां निकल करके आई, जिनके कारण इनका सिद्धांत फेल हो गया। जैसे हम बात कर लें, सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं रखा जा सकता था। अब उसके बाद आए थे न्यूलैंड साहब। इन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था, यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो देखिए, इन्होंने तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया था। इनके अनुसार हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। जैसे कि हम बात कर लें, लिथियम का गुणधर्म सोडियम के समान होता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से, तो इनको याद रखिएगा। न्यूलैंड्स ने अपना जो नियम दिया था उसमें प्रथम तत्व हाइड्रोजन था तथा अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था, ठीक है। और इनके समय में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, 56 थी। अब न्यूलैंड्स का जो नियम था, अष्टक नियम, इसमें भी बहुत सारी कमियां निकल करके आई, जिनके कारण इनका भी नियम बाद में फेल साबित हो गया। जैसे कि हम बात कर लें कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें वह जो था सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था, इसके बाद यह फेल हो जाता था, यानी कि कैल्शियम तक ही इनका नियम लागू होता था। उसके बाद जितने भी तत्व थे उन पर ये इनका नियम लागू नहीं हो पाता था, इसीलिए इनका नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में MCQs टाइप में पूछा जाता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा, त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेराइनर ने, और अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, न्यूलैंड्स से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स याद रखिएगा। जैसे इनका मानना था कि तत्वों की जो संख्या है वह सिर्फ 56 है, लेकिन इसके बाद और नए तत्वों की खोज की गई थी। तो ये भी एक MCQ में क्वेश्चंस निकल कर के आएगा कि न्यूलैंड्स के समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा, न्यूलैंड्स के समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो वो था 56। और पहला तत्व कौन था, हाइड्रोजन, और आखिरी तत्व कौन था, तो थोरियम था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आए मेंडलीफ साहब, जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी दिया था। तो देखिए, मेंडलीफ जो थे एक रशियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। अब देखिए, मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, ठीक है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को ग्रुप और पीरियड में बांटा था। ग्रुप बोले तो वर्ग, और पीरियड यानी कि आवर्त, ठीक है। तो इन्होंने
इनका जो आवर्त सारणी था इसको ग्रुप और आवर्त में डिवाइड किया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, तो 9 वर्ग, और आवर्त की संख्या कितनी थी, 7 थी, यानी कि 7 आवर्त और 9 वर्ग थे कुल। मेंडलीव ने कुछ अज्ञात तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ दिया था। इनका जो आवर्त सारणी था उसमें इन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था ताकि बाद में अगर किसी तत्व की खोज हो पाए तो वो वहाँ पर एडजस्ट हो पाए। अब देखिए इनके आवर्त सारणी में भी बहुत सारी कमियां निकल कर के आई, जैसे समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था और ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा गया था। जैसे हम बात कर लें, आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया था। जैसे हम बात कर लें, इन्होंने जब एटॉमिक मास के हिसाब से व्यवस्थित किया था तो आयोडीन की अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात कर लें तो होता है 126.92 और टेल्यूरियम का कितना होता है 127.61। तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था, आयोडीन पहले होना चाहिए था और टेल्यूरियम बाद में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था, टेल्यूरियम को पहले रखा और बाद में आयोडीन को रखा। तो इसके हिसाब से भी इनका ये नियम जो था वह फेलियर होता दिख रहा था और बाद में साबित भी हो गया। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आधुनिक आवर्त सारणी से ही देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए आधुनिक सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की, तो 1913 में हेनरी मोसले साहब ने तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। देखिए अभी तक जितने भी वैज्ञानिक आए, चाहे वो न्यूलैंड्स हों या फिर डोबेराइनर हो या फिर मेंडलीव हो, इन सभी ने फोकस किया था किस पर, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। लेकिन मोसले साहब आए तो इन्होंने बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से क्या किया था, जो भी पीरियोडिक जितने भी तत्व थे उन सभी को डिवाइड किया और अलग अलग क्रमों में रखा था। ठीक है, तो इन्होंने कब 1913 ईस्वी में क्या किया था, अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसमें इन्होंने जितने भी तत्व थे उनको बढ़ते परमाणु संख्या के हिसाब से क्या किया था, व्यवस्थित किया था। इन्होंने भी अपने आवर्त सारणी को किस में बांटा था, पीरियड और ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जैसे मेंडलीव साहब ने ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया था, उसी तरीके से इन्होंने में क्या किया था, अपना जो पीरियोडिक टेबल था इसको ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया था, यानी कि वर्ग और आवर्त में डिवाइड किया था। ठीक है, तो हम बात कर लें कि इनका जो आवर्त सारणी था इसमें कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे। तो इनके आवर्त सारणी, यानी यूँ कह लें कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 क्या था, आवर्त था। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर मान लें कि एग्जाम में पूछ दे कि वर्ग किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें लंबवत कतारें होती हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज कतारें होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 लंबवत कतार हैं और 7 क्षैतिज कतारें हैं जिन्हें हम क्रमशः क्या क्या कहते हैं, वर्ग और पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट्स तथा 89 से लेकर के 103 तक को एक्टिनाइट्स कहा जाता है। ठीक है ना, और इन सभी को जो है 58 से लेकर के 103 तक जो तत्व हैं, परमाणु संख्या 58 से 103 तक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिसे हम लोग एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। कौन सा ब्लॉक कहा जाता है, एफ ब्लॉक। या एग्जाम ऐसे ही पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिसमें एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स को रखा गया है। लेंथेनाइट्स कहाँ से कहाँ तक, तो याद रखिएगा 58 से 71 तक जो होते हैं लेंथेनाइट्स, और 89 से 103 तक क्या हो जाएगा, आपका एक्टिनाइट्स हो जाएगा, जिसे हम आवर्त सारणी के नीचे रखते हैं और इसे एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी के बाएं भाग को एस ब्लॉक, ठीक है, तथा दाएं भाग को पी ब्लॉक और मध्य भाग को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक कहा जाता है। आप यहाँ पिक में देख रहे होंगे, आवर्त सारणी में जो बायां भाग है ये पूरे भाग को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है, और दाएं भाग को पी ब्लॉक कहा जाता है, और मध्य का जो भाग है उसे डी ब्लॉक कहा जाता है। और देखिए आवर्त सारणी के ठीक नीचे जो आपका ये ब्लॉक बना हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि किस आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है। तो देखिए हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे, हालांकि इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, चलिए हम पहले समझ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए किसी आवर्त में कितने तत्व हैं, इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक सारणी दिया गया है, पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें देखिए पहला आवर्त है, इसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी है,
2 है। दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। तीसरे आवर्त में भी 8 है। चौथे आवर्त में 18, पाँचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 और सातवां आवर्त जो है वह शेष है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका एक कोड है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और शेष तत्व। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त हैं, तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। दूसरे आवर्त में कितने हो गए? 8 हो गए। तीसरे आवर्त में कितने हो गए? 8 हो गए। चौथे आवर्त में भी 18, पाँचवें में 18 और छठे आवर्त में कितने? 32 और सातवें आवर्त में जो शेष तत्व आ रहे हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है, यानी कि रखा गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में आपको केवल 5 ग्रुप को याद रखना है। ठीक है, अब इससे ही आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे। तो वो 5 ग्रुप कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है पहला ग्रुप। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? अल्कली मेटल, यानी कि क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि अल्कली मेटल किस वर्ग को कहा जाता है, तो याद रखिएगा अल्कली मेटल पहले ग्रुप को कहा जाता है, यानी कि पहले वर्ग को क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा वर्ग। दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु, यानी कि अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है 11वां वर्ग, जिसे हम सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। हमारे जितने भी कॉइन्स बनते हैं, रुपए बनते हैं, वो सारा आपका 11वें वर्ग के जो तत्व हैं, यानी कि कॉपर वगैरह जो हैं, इन सभी से ही बनाया जाता है। तो याद रखिएगा 11वें वर्ग को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है 17वां वर्ग। 17वें वर्ग को हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है और 17वां वर्ग आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे एमसीक्यूज़ बहुत बनेंगे आपके। जैसे हम बात कर लें, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो वर्ग होता है वह कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील वर्ग है वह आपका 17वां वर्ग, यानी कि हैलोजन वर्ग ही है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो वो फ्लोरीन है, जो हैलोजन वर्ग का पहला सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 18वें वर्ग का। 18वां वर्ग भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी नोबेल गैसों को रखा गया है, यानी कि सभी निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। जितने भी निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस कह लें या फिर इसको शून्य वर्ग कह लें, है ना, ये सारे को किस में रखा गया है? 18वें वर्ग में रखा गया है। अब चूँकि इसे निष्क्रिय गैस या निष्क्रिय वर्ग, शून्य वर्ग या अक्रिय वर्ग या नोबेल वर्ग क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है किसी भी तत्व के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं रिएक्ट करता है? क्योंकि देखिए, कोई भी तत्व अगर रिएक्ट किसी भी तत्व के साथ करता है तो उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तब वो क्या करता है? दूसरे तत्व के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जो 18वां वर्ग के जो तत्व हैं, इनके जो 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं, यानी कि ये अपना अष्टक पहले से पूरा किया हुआ है, इसीलिए यह किसी भी तत्व के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको 5 वर्ग याद रखने, कौन कौन सा? पहला जिसे क्षारीय धातु कहा जाता है, दूसरा जिसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, और उसके बाद 11वां जिसे सिक्का धातु कहा जाता है, और 17वां जिसे हैलोजन वर्ग कहा जाता है, और 18वां जिसे नोबेल शून्य, अक्रिय या निष्क्रिय वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखिएगा। जैसे कि एटॉमिक साइज़ की हम बात कर लें, या फिर विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले एटॉमिक साइज़ के बारे में। देखिए, आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे जाएँ तो क्या होगा? तत्व की साइज़ बढ़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक में देख रहे होंगे, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तत्व का साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। जैसे देखिए, पहला तत्व जो आपका हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम और तीसरा क्या है? सोडियम है। तो दोनों का तीनों का आप एटॉमिक साइज़ देखें, हाइड्रोजन का, लिथियम का और सोडियम का एटॉमिक साइज़ देखकर आप बता सकते हैं खुद से भी कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। दूसरा हम बात कर लें, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का जो साइज़ होता है वो क्या होता है? घटता है। चलिए इसे हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, तीनों के अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 3, 4, 5 और 6 होता है। ठीक है, यानी लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6। अब तीनों के नाभिक में अगर हम देखें तो लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम के 4,
बोरॉन के 5 और कार्बन के 6। यानी यूँ कह लें कि क्रमशः क्या होता है, परमाणु ये जो है प्रोटॉन की संख्या वह बढ़ती जा रही है। तो प्रोटॉन की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचता जाएगा। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा प्रोटॉन, जिससे क्या होगा कि एटॉमिक साइज़ ऑटोमेटिक क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, यानी कि जितना प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाएगी, वह उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करते चले जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तत्वों का साइज़ घटता है। अब हम लोग बात कर लें विद्युत ऋणात्मकता का। तो इसको बस याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता घटती है और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वह बढ़ती है। यानी कि ये जो है आपका एटॉमिक साइज़ के ठीक विपरीत होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ में क्या होता था, नीचे ऊपर से नीचे आने पर क्या होता था, तत्वों का साइज़ बढ़ता था, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। ठीक है, और उसमें क्या था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का साइज़ घटता था, लेकिन इसमें क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर लें कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118, जिसमें आपका 22 अधातु 90 धातु है। ठीक है, तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अधातुओं की संख्या कितनी है, तो 22 अधातु है, याद रखिएगा। अब देखिए 118 तत्वों में जो 98 तत्व है वह प्रकृति में पहले से मौजूद हैं और 20 तत्व जो शेष बचते हैं वह मानव निर्मित है, यानी कि कह सकते हैं कृत्रिम है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन से हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, उसमें कहा गया सिर्फ तत्व, तो तत्व कौन सा, ऑक्सीजन, लेकिन जब धातु तत्व बोलेगा तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम भारी तत्व की बात कर लें तो भारी तत्व आपका हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, जो कि नेचुरली है। अब बात कर लें सबसे भारी धातु कौन सा है, हमारा जो पूरा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वो हो जाएगा ओस्मियम। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है कि सबसे अगर हम धातु की बात कर लें तो धातु कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं धातु का प्रॉपर्टी क्या होता है कि यह सॉलिड होता है, लेकिन एक धातु ऐसा भी है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, तो वो है कौन सा, पारा, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है, तो याद रखिएगा अधातु है ब्रोमीन और धातु कौन सा है, पारा है। तो दोस्तों ये था आपका पीरियोडिक टेबल का पूरा सारांश। तो उम्मीद करते हैं कि आपने केयरफुली सुना होगा और देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब कुछ MCQ क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, तो उस MCQ क्वेश्चन को देखते हैं। केयरफुली देखिएगा क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो देखो आवर्त सारणी की अगर बात करेंगे तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसमें ऐसे जो लाइन जाते हैं उनको कहा जाता है क्षैतिज। तो क्षैतिज जो होता है वो 7 लाइन्स होते हैं और उदग्र जो लाइन्स होती है वो टोटल कितनी होती है, 18 होता है। यहाँ पर कहा गया उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो जो खड़ी लाइन्स होती हैं इन्हें कहा जाता है वर्ग, और जो लेटी हुई लाइन यानी क्षैतिज लाइन जो होती है इन्हें कहा जाता है आवर्त। अगर बात करें वर्ग का तो वर्ग का संख्या होता है 18 आधुनिक आवर्त सारणी में। उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो याद रखना आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग का सदस्य है उसे कहा जाता है क्षारीय धातु। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछता है सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु। इसी प्रकार से आप याद रखना 17वें वाले का हैलोजन बोलते हैं, उसको क्या, हैलोजन वर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार से पूछ लेगा 18वें वर्ग का, तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय वर्ग, नोबेल वर्ग, शून्य वर्ग, अक्रिय वर्ग।
ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, यानी वही 18वें वर्ग की बात की जा रही है। तो उसमें आता है कौन कौन सा तत्व, मैं आपको बता दूं। हीलियम आता है, ठीक है, नियॉन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जिनॉन आता है, ऑर्गन आता है, ऑग्निशन आता है। तो इस ऑप्शन में देखो आपको एक लौता हीलियम मिलेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो मीथेन की अगर बात करें तो क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है, चारों तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होगा। तो देखो इसमें कितने हो जाएंगे, एक ये है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो याद रखना, शुरू में जो आए थे डोब्रेनर साहब, या फिर न्यूलैंड साहब, या फिर कौन सा, मेंडलीव साहब, इन सभी ने परमाणु द्रव्यमान को आधार माना था। किसको, परमाणु द्रव्यमान को। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी आई हेनरी मोसले का, ठीक है, हेनरी मोसले का, तो इन्होंने परमाणु क्रमांक पर बात किया। किस पर, परमाणु क्रमांक पर, और वो भी बढ़ता परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु संख्या। तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है अमोनिया में, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो अमोनिया का हो जाएगा क्या, NH3, क्या होता है, NH3। तो नाइट्रोजन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 1:3 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे का होता है 26, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूहों की संख्या होती है। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेगा कि ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या कितनी होती है, या समूह की संख्या कितनी होती है, या वर्गों की संख्या कितनी होती है, या खड़ी लाइन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 18 होती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को क्लास भी बोला जाता है, वर्ग को। नेक्स्ट है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो O3 होता है, ओजोन का केमिकल फार्मूला 3 हो गया, तो सी करेक्ट आंसर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज होती है, यानी कि लेटी रेखा, क्षैतिज रेखा होता है 7, तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है वह अक्रिय तत्व है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये 18वें वर्ग से संबंधित है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो भाई क्षैतिज रेखा को ही आवर्त कहा जाता है, तो 7 होते हैं, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो त्रिक नियम दिया गया था किसके द्वारा, डोब्राइनर के द्वारा, और न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था अष्टक नियम, ठीक है, कौन सा नियम, अष्टक नियम। नेक्स्ट है अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो मैंने तुरंत बताया, न्यूलैंड्स के द्वारा, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके इनमें किनके आवर्त फलन होता है। तो मेंडलीव का जो था वो था परमाणु द्रव्यमान, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। तो भाई मेंडलीव जो था वह परमाणु द्रव्यमान को लेकर के किया था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मकता अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा। तो देखो विद्युत धनात्मकता जो होती है वह ऊपर से नीचे आने पर, समूह में याद रखना, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीयता बढ़ जाती है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, बी ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारकीय होता है। तो Na2O जो है वह सबसे ज़्यादा क्षारकीय है, सोडियम ऑक्साइड। आगे है आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। तो कहलाते हैं क्षार धातु। नेक्स्ट है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो मैग्नीशियम जो है समूह 2 का सदस्य है, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे।
तो देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है इनके रासायनिक आचरण समान होंगे। डी करेक्ट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह धात्विक अभिलक्षण का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है ये कर सकता है धात्विक अधात्विक कह रहा है। अधात्विक अभिलक्षण का प्रदर्शन कौन करेगा? ब्रोमीन करेगा। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किसने दिया था? मोसले ने दिया था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा? तो सबसे अधात्विक गुण सबसे ज़्यादा कौन प्रदर्शित करेगा? क्लोरीन करेगा। बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं न कि परमाणु द्रव्यमान? तो परमाणु संख्या किसने कहा था? हेनरी मोसले ने कहा था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है आधुनिक आवर्त के नियमानुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो बढ़ता परमाणु द्रव्य क्रमांक का आवर्त फलन है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो वो घटेगा। बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है वुल्फगांग डोबराइनर किस देश से संबंधित है? तो डोबराइनर जो था वो जर्मनी से संबंधित था। और डोबराइनर ने कौन सा नियम दिया था? तो त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम? त्रिक नियम। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ये होते हैं 7। सारे गामा पा आपने सुना होगा। 7 यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व थे? तो ज्ञात तत्व थे उस समय 63। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता लगाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। ठीक है, ये मानक उपसर्ग है और मानक उपसर्ग से संबंधित मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। उसको प्लेलिस्ट में 9th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैंने 9th का फिजिक्स का सभी चैप्टर का एक मास्टर वीडियो भी बना रखा है जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन करा है, आप उसको भी देख सकते हो। आगे है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, क्योंकि तत्व जो संयोग करता है एक दूसरे से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साझा से ही होता है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।